आज के इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय का काफ़ी गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जो हमारे डिजिटल अस्तित्व का एकदम आधार है। हाँ, और मज़ेदार बात यह है कि हम शायद ही कभी इसके काम करने के तरीके पर ध्यान देते हैं। मतलब ये बस बैकग्राउंड में चलता रहता है। बिल्कुल सही कहा। तो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की। और आज का हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि एक ओएस संसाधनों को कैसे प्रबंधित करता है या हैकिंग से कैसे बचाता है, बल्कि हमें ये भी देखना है कि कैसे ये तकनीक अब केवल सिलिकॉन चिप्स तक सीमित नहीं है। ये वैश्विक भू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है। एकदम। और इन सब बातों की तह तक जाने के लिए आज हम दो मुख्य स्रोतों पर चर्चा करेंगे। पहला है कोर कॉन्सेप्ट्स इन कंप्यूटर साइंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का दूसरा संस्करण, और दूसरा है द ओपन सोर्स रेवोल्यूशन का एक अंश। इन दोनों स्रोतों को साथ में देखने पर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। हाँ, और दिलचस्प से मुझे एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य याद आया जो मैंने इस पहली किताब में देखा था। मतलब जब हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निकल किताब देखते हैं तो हमें लगता है कि इसके संपादकीय बोर्ड में वही ट्यूरिंग या लिनस टोवर्ल्ड्स जैसे लोग होंगे। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर वैज्ञानिक होंगे। लेकिन इस किताब के बोर्ड में कौन है? फौजिया परवीन, जो जल इंजीनियरिंग की विशेषज्ञ हैं। डैन पिएस्टन है, जो कृषि स्टेम सेल और पशु आनुवंशिकी पर काम करते हैं। और शायद इगोर क्रूनिक भी हैं, जो पर्यटन और मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हैं। हाँ, इगोर क्रूनिक भी। मतलब मैं यही सोच रही थी कि एक विशुद्ध तकनीकी विषय में इन अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों का क्या काम। तो देखिए, ये दर्शाता है कि आधुनिक डिजिटल दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब कोई अलग थलग कमरे में होने वाला काम नहीं रह गया है। यह बहुत व्यापक हो गया है। मतलब हर जगह फैल चुका है। बिल्कुल। आज एक ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मार्ट एग्रीकल्चरल ग्रिड्स को भी संभालना है, जहां मिट्टी की नमी का डेटा रियल टाइम में प्रोसेस होता है, और साथ ही पर्यटन उद्योग का इतना बड़ा डेटाबेस भी चलाना है। हर उद्योग की अपनी अलग जरूरतें होती है ना? सही कहा। जल आपूर्ति नेटवर्क को ही ले लीजिए। ऐसे सिस्टम में 1 सेकंड की भी देरी या विफलता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसलिए ओएस डिजाइन में इन विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है ताकि तकनीक असल दुनिया की जटिलताओं को समझ सके। और असल दुनिया की इन जटिलताओं को संभालने की शुरुआत तो बहुत ही बेसिक स्तर से होती है, जिसे हम बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। हाँ, बूटिंग, मशीन के जागने का समय। बिल्कुल। जब हम पावर बटन दबाते हैं तो वो निर्जीव सा बॉक्स एकदम एक्टिव सिस्टम में बदल जाता है। और इस प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा कर्नल को मेमोरी में लोड करना होता है। और कर्नल ही ऑपरेटिंग सिस्टम का वो मुख्य भाग है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की हर बातचीत को कंट्रोल करता है। अगर हम यूनिक्स का उदाहरण लें तो बूट होने के बाद जो सबसे पहला प्रोसेस शुरू होता है वो इनिट कहलाता है। हाँ, इनिट यानी इनिशियलाइजेशन। सही। और यही वो मूल प्रक्रिया है जो बाकी सभी बैकग्राउंड सेवाओं या डेमन्स को जन्म देती है, और फिर सिस्टम बस नए कमांड का इंतजार करने लगता है। लेकिन कर्नल लोड होने के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, संसाधनों का आवंटन, मतलब मुख्य रूप से मेमोरी का प्रबंधन। हाँ, क्योंकि हम लोग तो एक ही समय में दर्जनों ऐप्स खोलकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। बैकग्राउंड में अनगिनत प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन फिजिकल रैम तो लिमिटेड होती है ना। वहीं पर फिर एमएमयू या मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की भूमिका आती है। मैं इसके बारे में पढ़ रही थी कि ये कैसे प्रोसेसर और मेमोरी के बीच एक मध्यस्थ का काम करता है। हाँ, ये एमएमयू एक तरह का भ्रम पैदा करता है, वर्चुअल मेमोरी का भ्रम। जिससे सिस्टम को लगता है कि उसके पास तो बहुत सारी असीमित मेमोरी है। पर असल में जब रैम पूरी तरह भर जाती है, तब सिस्टम उन पेजों या डेटा ब्लॉक्स को जिनकी अभी तुरंत जरूरत नहीं है, उन्हें हार्ड ड्राइव में स्वैप कर देता है। हार्ड ड्राइव को ही अस्थायी रैम बना देता है। लेकिन इससे एक समस्या भी तो आती है, फ्रैगमेंटेशन की समस्या। बिल्कुल, जिसे हम विखंडन भी कहते हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम मेमोरी में आते जाते हैं, वो अपने पीछे छोटे छोटे खाली टुकड़े छोड़ जाते हैं। और समय के साथ ये टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि कोई नया बड़ा प्रोग्राम उनमें फिट ही नहीं हो पाता, भले ही अगर सबको जोड़ लें तो काफी जगह मौजूद हो। और इसी फ्रैगमेंटेशन से निपटने के लिए ओएस मुख्य रूप से 2 रणनीतियों का उपयोग करते हैं, फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट। फर्स्ट फिट अप्रोच में तो सिस्टम बस मेमोरी को स्कैन करता है और जो भी पहला खाली ब्लॉक मिलता है जो साइज में ठीक हो वो दे देता है ना? हाँ, ये तरीका बहुत तेज है क्योंकि पूरी मेमोरी स्कैन नहीं करनी पड़ती। लेकिन दूसरा तरीका जो बेस्ट फिट है वो पूरी मेमोरी का विश्लेषण करता है।
ताकि उस खाली ब्लॉक को चुना जा सके जो एकदम सही आकार का हो। इससे मेमोरी की बर्बादी कम होती है। बर्बादी तो कम होती है, लेकिन पूरी मेमोरी को स्कैन करने में समय बहुत लगता है, जिससे सिस्टम धीमा हो सकता है। ये हमेशा गति और दक्षता के बीच का एक समझौता है। बिल्कुल, लेकिन मेमोरी प्रबंधन से भी बड़ी एक समस्या है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। जब कई प्रोग्राम एक ही समय पर एक ही रिसोर्स मांग लें, डेडलॉक। ओहो, डेडलॉक कंप्यूटर साइंस का सबसे मशहूर सरदर्द। हाँ, और इसे डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम के जरिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। कल्पना करते हैं कि एक गोल मेज पर 5 दार्शनिक बैठे हैं और उनके बीच चावल का एक कटोरा है। और हर दार्शनिक के पास केवल एक चॉपस्टिक है। बिल्कुल, और चावल खाने के लिए तो 2 चॉपस्टिक चाहिए, एक बाईं और एक दाईं। तो अब इस स्थिति में अगर सभी 5 दार्शनिक एक ही समय में अपनी बाईं ओर की चॉपस्टिक उठा लें तो क्या होगा? तो एक ऐसा गतिरोध बन जाएगा जिसे सुलझाना नामुमकिन है। हर कोई दाईं चॉपस्टिक का इंतजार कर रहा है जो किसी और के हाथ में है। और कोई भी चॉपस्टिक तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक खाना खत्म ना हो। तो पूरी प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब प्रोसेस एक दूसरे के संसाधनों का इंतजार करते रह जाते हैं और पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। और इस गंभीर स्थिति से निपटने का तरीका बहुत ही मजेदार है, जिसे ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम कहा जाता है। हाँ, शुतुरमुर्ग वाला तरीका। बिल्कुल, जैसे शुतुरमुर्ग खतरे को देखकर रेत में सिर छिपा लेता है, ये एल्गोरिदम भी सिस्टम को निर्देश देता है कि डेडलॉक की संभावना को पूरी तरह से इग्नोर कर दो। पहली नजर में ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना लगता है। मतलब हम तो चाहते हैं कि ओएस हर गलती को रोके। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग में हमेशा एक लागत लाभ विश्लेषण होता है। अगर आप एकदम डेडलॉक फ्री सिस्टम डिजाइन करेंगे तो हजारों लाइन का एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा और उससे सिस्टम हमेशा के लिए धीमा हो जाएगा। बिल्कुल, और असल में डेडलॉक होने के चांस बहुत बहुत कम होते हैं। तो डिजाइनर सोचते हैं कि एक बहुत ही दुर्लभ घटना के लिए पूरा सिस्टम क्यों धीमा करना। इससे अच्छा है कि समस्या को अनदेखा कर दो और अगर कभी डेडलॉक हो ही जाए तो यूजर को रीबूट करने का विकल्प दे दो। ये पूर्णता और व्यावहारिकता के बीच का गजब का संतुलन है। और यही संतुलन हमें स्टोरेज और स्पीड में भी दिखता है। स्टोरेज का एक पूरा पदानुक्रम होता है। एकदम टॉप पर प्रोसेसर के अंदर की कैश मेमोरी होती है, जो बहुत बहुत तेज होती है लेकिन बहुत महंगी और साइज में एकदम छोटी। सही। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे रैम, फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और आखिर में मैग्नेटिक टेप्स तक, तो स्टोरेज सस्ता और बड़ा होता जाता है। लेकिन उसकी डेटा पढ़ने लिखने की गति एकदम कम हो जाती है। हाँ, तो इन धीमी गति वाले उपकरणों की परफॉर्मेंस सुधारने के लिए ओएस हार्डवेयर स्तर पर इंटरप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटरप्ट्स यानी जब कोई हार्ड डिस्क काम पूरा कर लेती है तो वो इंटरप्ट भेज देती है। और इस डेटा को ढूंढने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए डिस्क शेड्यूलिंग का उपयोग होता है। यहाँ मुझे सी लुक एल्गोरिदम का उदाहरण बहुत अच्छा लगा। हाँ, सी लुक तो बहुत ही प्रभावशाली है। पुराने सिस्टम्स तो बस हार्ड डिस्क के हेड को एक छोर से दूसरे छोर तक घुमाते रहते थे, बिना ये देखे कि आगे कोई रिक्वेस्ट है भी या नहीं। उसमें तो बहुत समय बर्बाद होता होगा। बिल्कुल, लेकिन सी लुक एक स्मार्ट लिफ्ट की तरह काम करता है। यह बस वहीं तक जाता है जहां आखिरी रिक्वेस्ट हो और फिर तुरंत वापस मुड़ जाता है। मैंने पढ़ा था कि एक टेस्ट में जहां पुराने तरीके से हेड को 644 मूवमेंट करने पड़े थे, सी लुक ने उसे घटाकर सिर्फ 157 कर दिया। सोचिए, सिर्फ एक छोटे से गणितीय बदलाव से हार्डवेयर की क्षमता कितनी बढ़ गई। ये तो दक्षता की बात हुई, लेकिन उन सिस्टम्स का क्या जहां गति से ज्यादा विश्वसनीयता जरूरी होती है, जैसे बैंक के सर्वर या अस्पताल के जीवन रक्षक उपकरण। हाँ, वहाँ 1 सेकंड का डाउन टाइम भी बहुत बड़ी आपदा ला सकता है। ऐसे में ग्रेसफुल डिग्रेडेशन काम आता है। मतलब अगर कोई एक पुर्जा खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होता। नहीं होता, वो अपनी क्षमता थोड़ी कम करके काम चालू रखता है। इसका एक बहुत ही चरम रूप हमें HP नॉन स्टॉप सिस्टम में देखने को मिलता है ना। हाँ, वो तो फॉल्ट टॉलरेंस का मास्टर क्लास है। इसमें लॉक स्टेप प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है। मतलब 2 अलग-अलग CPU एक ही समय पर एक ही निर्देश को प्रोसेस करते हैं और हर साइकिल के बाद सिस्टम दोनों के रिजल्ट्स को मैच करता है। अगर किसी हार्डवेयर गड़बड़ी से एक CPU गलत रिजल्ट देता है तो दोनों के रिजल्ट मैच नहीं होंगे और सिस्टम को तुरंत पता चल जाएगा कि कहीं कोई गड़बड़ी है। वो दोनों को रोककर काम किसी तीसरे रिजर्व CPU को दे देता है। और ये सब कुछ
मिली सेकेंड्स में हो जाता है, यूजर को पता भी नहीं चलता कि बैकग्राउंड में हार्डवेयर फेल हो चुका है। बिल्कुल, हार्डवेयर की भौतिक सीमाओं को सॉफ्टवेयर ऐसे ही पार करता है। लेकिन हार्डवेयर के फेल होने से बचना एक बात है और बाहरी हमलों या हैकिंग से सिस्टम को बचाना एकदम अलग चीज है। साइबर सुरक्षा तो आज के समय का सबसे बड़ा युद्ध है। और इस साइबर सुरक्षा में हर ओएस एक बेसिक नियम पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज या न्यूनतम विशेषाधिकार का सिद्धांत। इसका मतलब बस इतना है कि किसी भी यूजर या प्रोग्राम को केवल उतना ही एक्सेस मिलना चाहिए जितना उसका काम पूरा करने के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर इस सिद्धांत का पालन न किया जाए तो क्या हो सकता है? इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक सबूत द मॉरिस वॉर्म की घटना है। ओहो, 1988 की वो घटना, जब इंटरनेट बस शुरू ही हो रहा था। फिंगर डेमन नाम के प्रोग्राम को निशाना बनाया था। फिंगर डेमन का काम तो नेटवर्क पर यूजर्स की बेसिक जानकारी देना होता था, लेकिन उसके कोड में एक बहुत बड़ी खामी थी। बफर ओवरफ्लो की खामी। वर्म ने इसी का फायदा उठाया और फिंगर डेमन को 536 बाइट्स का एक स्पेशल डेटा पेलोड भेज दिया। और बफर ओवरफ्लो तब होता है जब कोई प्रोग्राम मेमोरी के अपने बफर से ज्यादा डेटा लिखने की कोशिश करता है। फिंगर डेमन इतना बड़ा इनपुट नहीं संभाल पाया, तो एक्स्ट्रा डेटा बफर से बाहर छलक गया और उसने मेमोरी के आसपास के हिस्सों को ओवरराइट कर दिया। और उसी छलके हुए डेटा में मॉरिस वर्म का असली कोड छिपा था। बिल्कुल, सिस्टम को लगा कि वो कोई नॉर्मल डेटा है, लेकिन वो एक एग्जीक्यूटेबल कमांड था जिसे सिस्टम ने रन कर दिया और वर्म को मशीन का पूरा कंट्रोल मिल गया। लेकिन एक बार जब वर्म सिस्टम में घुस जाता था तो वो एक और बहुत ही चालाक तरकीब अपनाता था। एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते थे कि सिस्टम को सुरक्षित दिखाने के लिए एक नकली वर्म चला देते थे। हाँ, ताकि नए वर्म को लगे कि ये मशीन तो पहले से ही इन्फेक्टेड है और वो आगे बढ़ जाए। लेकिन इस धोखे से बचने के लिए मॉरिस वर्म ने एक रैंडम नियम लगाया। जब वो किसी नए सिस्टम पर जाता और उसे लगता कि मशीन पहले से इन्फेक्टेड है, तब भी वो हर 7 में से 1 बार, यानी लगभग 14% बार, हाँ, वो जबरदस्ती खुद को उस मशीन पर इंस्टॉल कर देता था। और मजे की बात है कि यही 1 in 7 का नियम मॉरिस वर्म के लिए सबसे घातक साबित हुआ। कैसे? क्योंकि वर्म बनाने वाले ने सोचा नहीं था कि ये रैंडम नियम कितनी जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। एक ही सिस्टम पर वर्म की दर्जनों कॉपी चलने लगी और कंप्यूटर के सारे रिसोर्स खत्म हो गए। और बड़े-बड़े संस्थानों के सिस्टम पूरी तरह हैंग हो गए। मतलब इस एक घटना ने साइबर सिक्योरिटी की पूरी दिशा ही बदल दी। हाँ, आज के हार्डवेयर और ओएस इस बफर ओवरफ्लो को रोकने के लिए नॉन एग्जीक्यूटेबल पेजों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मेमोरी के जिन हिस्सों को सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए रखा गया है, प्रोसेसर वहां किसी भी हालत में कोड को रन नहीं करेगा, है ना? बिल्कुल, भले ही हैकर वहां अपना पेलोड डाल भी दे, सिस्टम उसे रन करने से मना कर देगा। लेकिन इन सब तकनीकी उपायों के बाद भी सिस्टम में सेंध लगाने का एक और तरीका है, जो सीधे हम इंसानों की कमजोरियों को निशाना बनाता है। सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रही हैं आप? हाँ, जैसे विंडोज में एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है जहां वो फाइल एक्सटेंशन को छिपा देता है, जैसे .txt या .jpg छिपा देता है ताकि स्क्रीन साफ लगे। और हैकर्स ने डबल एक्सटेंशन के जरिए इसे एक बहुत बड़े खतरे में बदल दिया है। बिल्कुल, इसमें कोई कोडिंग नहीं लगती। हैकर बस एक फाइल बनाता है जिसका नाम होता है urgentreport.txt.exe। और चूंकि विंडोज आखिरी एक्सटेंशन यानी .exe को छिपा देता है, तो यूजर को सिर्फ urgentreport.txt दिखता है और लोग उसे सुरक्षित टेक्स्ट फाइल समझकर खोल लेते हैं, जबकि वो बैकग्राउंड में मैलवेयर इंस्टॉल कर देती है। ये साबित करता है कि आप कर्नल को कितना भी मजबूत कर लें, मानवीय मनोविज्ञान हमेशा सबसे कमजोर कड़ी रहेगा। और जब हम डेटा और सुरक्षा की इन बारीकियों को समझ लेते हैं, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि डेटा कोई हवा में उड़ने वाली चीज नहीं है। ये एक बहुत वास्तविक संपत्ति है। बिल्कुल, और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा और सबसे अहम चरण शुरू होता है, तकनीक और वैश्विक भू राजनीति। हाँ, जो दी ओपन सोर्स रेवोल्यूशन का अंश हमें बताता है। इंटरनेट की जो दुनिया कभी सीमाहीन लगती थी, वो अब सख्त राष्ट्रीय सीमाओं में घिर रही है। पिछले 10 सालों में डेटा संप्रभुता या डेटा सॉवरेंटी बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। पहले तो क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया ये था कि डेटा दुनिया में कहीं भी स्टोर हो सकता है। लेकिन अब सरकारें कहती हैं कि हमारे नागरिकों का डेटा एक राष्ट्रीय संसाधन है। सही बात है। नियमों के अनुसार अगर डेटा किसी देश में बना है, तो उसे भौतिक रूप से उसी देश के सर्वर्स पर ही रखना होगा और उसी देश के कानून उस पर लागू होंगे। और इससे कितनी जटिल स्थिति बन जाती है।
सोचिए कि एक भारतीय नागरिक अमेरिकी कंपनी का क्लाउड इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सर्वर यूरोप में है। तो अगर कोई कानूनी विवाद होता है तो कौन सा कानून लागू होगा? अमेरिकी क्लाउड एक्ट, यूरोप का जीडीपीआर या फिर भारत के अपने नियम? ये तो मल्टी ज्यूरिसडिक्शनल कंप्लायंस का पूरा एक चक्रव्यूह है, और इसी ने सॉफ्टवेयर डिजाइन को पूरी तरह बदल दिया है। इसीलिए आज के ओएस और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ कोड नहीं समझना होता, उन्हें भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी समझने होते हैं। जैसे क्लाउड हाइपरवाइजर डेटा को यूरोप से बाहर जाने से रोक सकता है ताकि जीडीपीआर ना टूटे। बिल्कुल। तकनीक अब सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं रही, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों, राष्ट्रीय सुरक्षा और ट्रेड वॉर्स का एक मुख्य हथियार बन चुकी है। मतलब आज के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए सिर्फ अच्छी कोडिंग जानना काफी नहीं है, उन्हें देशों की कानूनी सीमाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। एकदम सही। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, हमने देखा कि बूटिंग से लेकर कर्नल लोड होने तक सिस्टम कैसे काम शुरू करता है। हमने ये भी समझा कि वर्चुअल मेमोरी और एमएमयू कैसे असीमित संसाधनों का भ्रम पैदा करते हैं। और ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम ने तो ये सिखा ही दिया कि कभी-कभी समस्या को इग्नोर करना उसे सुलझाने से बेहतर होता है। हमने मॉरिस वॉर्म की तबाही देखी और आखिर में ये समझा कि कैसे एक फाइल का डेटा अब देशों की संप्रभुता का सवाल बन गया है। बिल्कुल, एक बहुत ही शानदार सफर रहा ये। और इन सब पर विचार करते हुए अक्सर हम एक बुनियादी बात भूल जाते हैं। एक ओएस का काम सिर्फ हार्डवेयर चलाना नहीं है, उसका असली काम है अव्यवस्था को रोकना। रिसोर्सेज का एकदम सुरक्षित और निष्पक्ष बंटवारा करना। हाँ, ये सुनिश्चित करना कि कोई एक प्रोसेस बहुत ज्यादा पावर ना हड़प ले, वो सबको उनकी सीमाओं में रखता है। और इसी प्रणाली को देखकर एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है, जो हम श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल, कंप्यूटर का ओएस न्यूनतम अधिकारों और सख्त नीतियों के जरिए अपनी डिजिटल दुनिया को बहुत ही आदर्श तरीके से चलाता है। तो अगर हम इन्हीं सटीक सिद्धांतों को, जहां किसी के पास आवश्यकता से अधिक अधिकार ना हो और गतिरोध रोकने की स्पष्ट नीतियां हो, अगर हम इन्हें मानव समाज, हमारी सरकारों और भू राजनीति पर लागू करें, तो क्या हमारी दुनिया बहुत अधिक व्यवस्थित और न्यायपूर्ण नहीं हो जाएगी? सोचने वाली बात है। शायद भविष्य के नेताओं को समाज चलाने का तरीका राजनीति विज्ञान की किताबों में नहीं, बल्कि किसी ओएस के कर्नल डिजाइन में ढूंढना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस गहरे अध्ययन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।